हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 311 रोमांस, वो भी स्पाइसी सा। वानी मुंह बनाकर बोली, कहाँ डेयरिंग हूँ, अगर डेयरिंग होती तो अब तक आपकी हड्डियां तोड़ चुकी होती। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर रिद्धांश की आंखें छोटे हो गई। वही रिद्धांश की अगली बात सुनकर वाणी सिहर उठी। वो हैरानी से रिद्धांश को देखने लगी। अब आगे। रिद्धांश वाणी को देखकर मदहोशी से बोला, सब अपने अपने वालों के साथ रोमांस कर रही होंगी, तो तुम्हें नहीं लगता हमें भी कुछ करना चाहिए? कॉटन कैंडी, कुछ रोमांस, वो भी स्पाइसी सा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वाणी झटके से बोली, क्या कहा आपने? स्पाइसी सा? छी छी, आप ये सब सोच भी कैसे सकते हैं? रोमांस का तो सुना है, ये स्पाइसी सा रोमांस क्या होता है? क्या इसमें मिर्ची खाकर रोमांस करते हैं? पर मिर्ची खाकर रोमांस कैसे होगा? मेरी तो हालत एक मिर्च से ही खराब हो जाती है। ना बाबा, ना आप, ना आपने ही स्पाइसी रोमांस किसी और के साथ करो। मैं ये सब नहीं कर सकती। उद्धरण चिन्ह। वही वाणी की बात सुनकर रिद्धांश का मुंह खुला का खुला रह गया। तभी वाणी रिद्धांश को हिलाते हुए बोली, मैं आपसे कुछ कह रही हूँ, आप सुन भी रहे हैं? मैं कह रही हूँ कि आप ये अपना स्पाइसी रोमांस किसी और के साथ करो, हाँ नहीं तो। समझ रही हूँ, स्पाइसी रोमांस के नाम पर आप मुझे मिर्ची खिलाकर मारना चाहते हैं, पर मैं भी बहुत चालाक हूँ, सब कुछ मालूम है मुझे। बुद्धू समझ कर रखा है क्या? वही वाणी की बात सुनकर रिद्धांश का मन कर रहा था कि वो अपना सिर जाकर दीवार पर मारे। फिर रिद्धांश वाणी को देखकर खुद से बोला, इसे तो स्पाइसी रोमांस का मतलब तक नहीं पता, और मैं इसके साथ पता नहीं क्या क्या करने की सोच रहा हूँ। इसे तो अ से लेकर जेड तक सब कुछ सिखाना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। तभी वाणी बोली, वैसे मेरे पास आपके लिए ऑफर है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर रिद्धांश वाणी को देखने लगा तो वाणी मुस्कुराकर बोली, मेरी एक फ्रेंड है, उसे भी रोमांस बहुत पसंद है, आप कहे तो आपका टांका उससे भिड़वा दो। उद्धरण चिन्ह। वाणी की बात सुनकर रिद्धांश वाणी को हैरानी से देखने लगा। फिर रिद्धांश ने गुस्से से वाणी की कमर पर हाथ रखा और उसे खुद के करीब खींच लिया। ये देखकर वाणी हैरानी से रिद्धांश को देखने लगी। तो रिद्धांश चिढ़कर बोला, सच में कॉटन कैंडी, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि स्पाइसी रोमांस क्या होता है? उद्धरण चिन्ह। वाणी रिद्धांश को देखकर बोली, नहीं पता मुझे, अब मुझे छोड़े, पागल आदमी जब देखो मुझ पर चढ़ते ही रहते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर रिद्धांश वाणी को देखकर गुस्से से बोला, क्या तुम टीवी नहीं देखती हो, मूवी नहीं देखती हो? उद्धरण चिन्ह। वाणी मुंह बनाकर बोली, देखती हूँ, पर मैं आपकी तरह नहीं हूँ कि टीवी पर ऐसी चीजें देखो। उद्धरण चिन्ह। रिद्धांश वाणी को घूरते हुए बोला, तो तुम क्या देखती हो? बताना जरा मुझे। वाणी मुस्कुराकर बोली, डोरेमोन, शिनचैन, और भी बहुत सारे कार्टून हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर रिद्धांश का मुंह देखने लायक हो गया। फिर रिद्धांश गहरी सांस लेकर वाणी के करीब होने लग। ये देखकर वाणी ने अपने दोनों हाथ रिद्धांश के सीने पर रखे और उसे घबराते हुए देखने लगी। वाणी की हरकत देखकर रिद्धांश ने वाणी के हाथों को अपने हाथों में पकड़ा और वाणी की आंखों में देखते हुए उसकी कमर से लगा दिए और वाणी को खुद से एकदम सटा लिया। यह महसूस कर वाणी सिहर उठी। रिद्धांश के सख्त से सीने को खुद के सटा हुआ महसूस कर वाणी के गाल लाल होने लगे। वह कैपते हुए रिद्धांश को देखने लगी। रिद्धांश के करीब होने से वाणी गहरी सांसें ले रही थी। वाणी को कांपता हुआ महसूस कर रिद्धांश के होठों पर कातिल मुस्कान आ गई। वही रिद्धांश को इस तरह हंसता देखकर वाणी रिद्धांश को घूरने लगी। ये देखकर रिद्धांश वाणी की आंखों में देखकर कातिल तरीके से मुस्कुरा कर बोला, कॉटन कैंडी, अगर ज्यादा घूरा ना तो इतने जोर से किस करूंगा कि सांस लेना भूल जाओगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वाणी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वाणी का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह मासूम सी नजरों से रिद्धांश को देखने लगी। वही रिद्धांश वाणी के होठों को देखकर गहरी आवाज में बोला, वैसे भी कितने दिन हो गए हैं कि मैंने कुछ मीठा खाया नहीं है, तो आज थोड़ा सा तो मीठा खाना बनता है ना। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वाणी रिद्धांश की बाहों में झटपटाते हुए बोली, नहीं,
रिधांश आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, यह अच्छी बात नहीं होती है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर रिधांश वाणी को घूर कर बोला, कॉटन कैंडी अगर ज्यादा हिली ना तो अभी किस कर लूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वाणी रुक गई, उसने अपनी नजरें झुका ली और चुपचाप बैठ गई। ये देखकर रिधांश कातिल तरीके से मुस्कुरा दिया। फिर वाणी अपने मन में बोली, अब मैं क्या करूं? अगर मैंने इनको दूर नहीं किया तो। उद्धरण चिन्ह। तभी रिधांश ने वाणी को अपनी गोद में उठा लिया। ये देखकर वाणी ने डर से रिधांश के गले में अपनी बाहें लपेट दी। तो वही रिधांश वाणी को लेकर बेड के पास आया और वाणी को आराम से बेड पर बैठा दिया और खुद उसके करीब होकर बैठ गया। ये देखकर वाणी खुद में ही सिमटने लगी। रिधांश की अगली बात सुनकर वाणी मुंह खोले रिधांश को देखने लगी। एपिसोड 312। रिधांश वहीं रुक जाए, मेरे करीब मत आइए प्लीज। रिधांश वाणी को लेकर बेड के पास आया और वाणी को आराम से बेड पर बैठा दिया और खुद उसके करीब होकर बैठ गया। ये देखकर वाणी खुद में ही सिमटने लगी। रिधांश की अगली बात सुनकर वाणी मुंह खोले रिधांश को देखने लगी। अब आगे। रिधांश वाणी की आंखों में देखकर बोला, चलो हम शादी करते हैं। उद्धरण चिन्ह। रिधांश की बात सुनकर वाणी मुंह खोले रिधांश को देखने लगी। तो रिधांश वाणी की आंखों में देखकर बोला, देखो अगर तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तो हम दोनों शादी कर सकते हैं। मैं अपने मॉम डैड से बात कर सकता हूँ। हम दोनों कल ही शादी कर लेंगे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वाणी की आंखें हैरानी से बड़े हो गई। फिर वाणी बेड से उठने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे नहीं करनी आपसे शादी। उद्धरण चिन्ह। रिधांश वाणी को घूर कर बोला, क्यों नहीं करनी है शादी? ये सुनकर वाणी मुंह बनाकर बोली, मेरी मर्जी, मुझे अभी शादी ही नहीं करनी है। उद्धरण चिन्ह। रिधांश गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है, जो करना है करो, आई डोंट केयर। पर इतना याद रखना कि तुम सिर्फ मेरी हो। अगर मुझसे दूर जाने की कोशिश करोगी, तो बहुत बुरी तरीके से अपने करीब लेकर आऊंगा। उद्धरण चिन्ह। रिधांश की धमकी सुनकर वाणी बुरी तरह डर गई। तभी रिधांश ने वाणी होठों पर अपना अंगूठा रखा और वाणी के होठों को अपने अंगूठे से मसलते हुए बोला, मैं जानता हूँ तुम्हारी जिंदगी में कोई नहीं है, पर फिर भी अगर मुझसे दूर जाने की कोशिश करोगी, तो बहुत बुरी हालत कर सकता हूँ तुम्हारी। समझ गई कॉटन कैंडी। उद्धरण चिन्ह। रिधांश की बात सुनकर वाणी पूरी तरह घबरा गई। फिर वाणी फटाफट अपनी गर्दन हाँ में हिलाकर बोली, समझ गई। उद्धरण चिन्ह। ये देखकर रिधांश स्मर्क करने लगा। तभी रिधांश वाणी की आंखों में देखते हुए उसको बालों को खोलने लगा। ये देखकर वाणी घबराते हुए बोली, अरे, आप मेरे बाल क्यों खोल रहे हैं? प्लीज मेरे बालों को मत खोले। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर रिधांश रुका नहीं, बल्कि उसी तरह वाणी के बालों को खोलता रहा। कुछ देर बाद वाणी के बाल खुलकर उसकी कमर पर बिखर चुके थे। बालों की कुछ लटें वाणी के चेहरे पर आ रही थी, पर वाणी फिर भी उन्हें पीछे नहीं कर रही आई थी। उसकी नजरें झुकी हुई थी। वो तो बस घबराती हुई खुद में सिमटे जा रही थी। वही रिधांश एकटक वाणी को देख रहा था। तभी रिधांश ने वाणी की गर्दन के पीछे हाथ रखा और वाणी के चेहरे को अपने करीब कर लिया। यह महसूस कर वाणी डर गई। वह घबराते हुए रिधांश की आंखों में देखने लगी। वही रिधांश वाणी की आंखों में देखते हुए गहरी आवाज में बोला, आइंदा से किसी लड़के के पास जाने की कोशिश मत करना, किसी के भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वाणी कैपते हुए बोली, मैं कभी किसी लड़के के करीब नहीं गई हूँ। उद्धरण चिन्ह। रिधांश वाणी के चेहरे पर अपनी नोच को रब करते हुए बोला, अच्छा, तो मोक्ष वो कौन है? मोक्ष का जिक्र रिधांश के मुंह से सुनकर वाणी डर गई और वह घबराते हुए बोली, वो तो बस महक का फ्रेंड है, तो बस इसलिए थोड़ी सी बात हो जाती है। ये सुनकर रिधांश ने वाणी की कमर को जोर से मसल दिया, जिससे वाणी रिधांश से एकदम चिपक गई। यह महसूस कर रिधांश वाणी के कान के पास झुका और गहरी आवाज में बोला, चाहे कोई भी लड़का हो, पर तुम किसी के करीब नहीं जाओगी, क्योंकि कोई तुम्हारी तरफ देखे भी ये भी मुझे मंजूर नहीं है। समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ?
उद्धरण चिन्ह। वाणी फटाफट बोली, जी मैं समझ रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। फिर रिद्धांश वाणी की खुशबू को अपने अंदर समेटते हुए बोला, वैसे अब आगे का क्या प्लान है? वाणी मासूम सी आवाज में बोली, सोने का प्लान है मेरा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर रिद्धांश के होठों पर छोटी सी मुस्कान आ गई। तभी रिद्धांश ने वाणी के कानों को अपने होठों से छू लिया। यह महसूस कर वाणी अपनी जगह जम गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसने उसे 440 वोल्ट का झटका दे दिया हो। वाणी ने फटाफट रिद्धांश को धक्का दिया और बेड से उठकर फटाफट खड़ी हो गई। ये देखकर रिद्धांश हैरानी से वाणी को देखने लगा, क्योंकि वाणी की स्पीड कुछ ज्यादा ही तेज थी। तभी वाणी रिद्धांश को घूरते हुए बोली, आपने मुझे कट क्यों लगाया है? मुझे पता था आप ऐसा ही कुछ करेंगे। माफिया कहीं के, दिखाना जरा कहाँ छुपाए है तार। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वाणी दूर से ही रिद्धांश के हाथों को देखने लगी। फिर वाणी खुद से बोली, लेकिन इनके पास तो कोई तार नहीं है। उद्धरण चिन्ह। वही रिद्धांश को वाणी की मासूमियत पर और भी टूटकर प्यार आने लगा। फिर रिद्धांश खुद से बोला, यार ये कितनी इनोसेंट है। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर रिद्धांश खड़ा हुआ और वाणी की तरफ कदम बढ़ाने लगा। ये देखकर वाणी पीछे होते हुए बोली, रिद्धांश वहीं रुक जाए, मेरे करीब मत आइए प्लीज। उद्धरण चिन्ह। रिद्धांश उसी तरह कदम बढ़ाते हुए बोला, क्यों करीब आऊंगा, तो कट लग जाएगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वाणी रिद्धांश की गहरी आंखों में देखने लगी। पर रिद्धांश की गहरी आंखों की तपिश महसूस कर वाणी अंदर तक से हर उठी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी रिद्धांश वाणी के एकदम करीब पहुंच गया। अब वाणी रिद्धांश की बाहों के घेरे में फंस चुकी थी। वाणी की नजरें झुकी हुई थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह नजर उठाकर भी रिद्धांश को देख सके, और वही रिद्धांश मोहब्बत भरी नजरों से वाणी को ही देख रहा था। तभी रिद्धांश धीमे से बोला, कॉटन कैंडी, नजरें उठाकर देखो तो सही, देखो मेरी आंखों में तुम्हारे लिए कितना प्यार है। उद्धरण चिन्ह। रिद्धांश की यह बात सुनकर वाणी ने अपने सूट को अपने मुठिया में पकड़ लिया। तभी रिद्धांश ने अपना हाथ उठाया और वाणी की चीन के नीचे रखा और धीमे से वाणी के चेहरे को ऊपर उठाया और वाणी की आंखों में देखने लगा। ये देखकर मानो वाणी की सांसें ही थम गई। दोनों की नजरें आपस में उलझ गई। जहां रिद्धांश बेपनाह मोहब्बत लिए वाणी की आंखों में देख रहा था, तो वही वाणी घबराई हुई आंखों से रिद्धांश की आंखों में देख रही थी। उसे भी रिद्धांश की आंखों में मोहब्बत दिख रही थी, जो उसे खुद में ही सिमटने पर मजबूर कर रही थी। फिर रिद्धांश वाणी की आंखों में देखकर बोला, मैं कौन सा तुम्हें चोट पहुंचाता हूँ या दर्द देता हूँ? मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करना चाहता हूँ, वह भी बेइंतहा प्यार से। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वाणी ने रिद्धांश से अपनी नजर हटा ली और दूसरी तरफ देखने लगी। ये देखकर रिद्धांश मुस्कुरा दिया। फिर रिद्धांश वाणी के एकदम करीब हो गया। यह महसूस कर वाणी ने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर वाणी धीमे से बोली, रिद्धांश जी प्लीज रुक जाएं। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वाणी चुप हो गई। वही वाणी की इतनी कोमल भरी आवाज सुनकर रिद्धांश ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। फिर रिद्धांश ने अपने दोनों हाथ वाणी की कमर पर रखे और अपना सिर वाणी के सिर से जोड़ लिया। यह महसूस कर वाणी सिहर उठी। वह घबराते हुए रिद्धांश को देखने लगी, जो आंखें बंद करके सुकून से सिर्फ खड़ा हुआ था। तभी रिद्धांश धीमे से बोला, क्या कहा कॉटन कैंडी, जरा दोबारा बोलना। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वाणी धीमे से बोली, मैंने कहा रुक जाए। ये सुनकर रिद्धांश वाणी को खुद से सटाते हुए बोला, अगर वह शब्द तुम्हारे लिबों नहीं निकला, तो अभी खुद से एकदम चिपका लूंगा, जानती हो ना चिपकाने का मतलब। ये सुनकर वाणी कांप गई। फिर वाणी धीमे से बोली, रिद्धांश। ये सुनकर रिद्धांश के होठों पर जुनून भरी मुस्कान आ गई। हुई रिद्धांश की अगली बात सुनकर वाणी सिहर उठी। एपिसोड 313, तुम्हारे जिस्म के हर एक अंग पर मेरा हक है। वाणी धीमे से बोली, रिद्धांश। ये सुनकर रिद्धांश के होठों पर जुनून भरी मुस्कान आ गई। वही रिद्धांश की अगली बात सुनकर वाणी सिहर उठी। अब आगे
रिद्धांश अपनी आंखें बंद करके बोला, कॉटन कैंडी तुम्हारे तो बोलने भर से ही मेरे जज्बात मेरे काबू में नहीं है। पता नहीं जब मैं तुम्हें छूगा तो क्या हालत होगी मेरी, कैसे संभालूंगा खुद के जज्बातों को, कैसे करूंगा तुम्हें अपनी मोहब्बत से रूबरू। उद्धरण चिन्ह। रिद्धांश की बात सुनकर वाणी सिहर उठी। तो वही रिद्धांश चुपचाप वैसे खड़ा रहा। कुछ देर बाद रिद्धांश ने महसूस करके किया कि वाणी कांप रही है। यह महसूस कर रिद्धांश वाणी से दूर हुआ और उसे झटके से गोद में उठा लिया। रिद्धांश की इस हरकत पर वाणी डर गई। तभी रिद्धांश वाणी को बेड के पास लेकर गया और उसे बेड पर लेटा दिया। ये देखकर वाणी खुद में ही सिमट गई। तो रिद्धांश वाणी की आंखों में देखकर जुनून से बोला, तुम्हें छूना मेरा मकसद नहीं है, तुम्हें पाना मेरा मकसद है। छूने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, पर मेरा मकसद तुम्हारी रूह को पाना है। बस इतना याद रखना कॉटन कैंडी कि तुम्हारे जिस्म के हर एक अंग पर मेरा हक है। तुम्हारी सांसों और तुम्हारी रूह पर सिर्फ और सिर्फ रिद्धांश सिंह का हक है और यह हक किसी को मत देना, वरना रिद्धांश सिंह का खौफनाक रूप देखने को मिल जाएगा, जो तुमसे सहन नहीं होगा। इतना कहकर रिद्धांश कमरे से बाहर चला गया। तो वही वाणी खुद से ही गहरी सांस लेने लगी। वहीं दूसरी तरफ देव का कमरा। देव अपनी कमर पर हाथ रखकर खड़ा हुआ था और वर्षा उस मासूम भरी नजरों से देख रही थी। तभी वर्षा मासूम की आवाज में बोली, मैंने जानबूझकर थोड़ी किया है। अब तुम ही जबरदस्ती मुझे यहाँ ले आए और नींद में मेरे हाथ पैर चलते हैं तो तुम्हें लग गई। अगर तुम मुझे उठा देते तो तुम्हें नहीं लगती। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर देव को और भी गुस्सा चढ़ने लगा। देव वर्षा को देखकर अपने मन में बोला, कहाँ मैं इसे रोमांस करने के लिए लाया था, कहाँ यह मुझे लाते घुसे मारे जा रही है। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि देव कश्यप किसी लड़की से पीटा हो। हे राम। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर देव अपनी पीठ को सहलाने लगा। असल में देव ने जब वर्षा को बेड पर लेटाया तो वर्षा ने नींद में ही उसकी कमर पर जोरदार लात मारी। देव इन सब के लिए तैयार नहीं था, जिसकी वजह से वह जोर से जमीन पर गिरा, जिससे उसे चोट लग गई। तभी वर्षा दरवाजे की तरफ जाते हुए बोली, मैं चलती हूँ, तुम दवाई लगा लेना। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वर्षा वहां से भागने लगी। तभी देव ने वर्षा की कलाई पकड़ी और उसे खुद के सामने खड़ा कर दिया। ये देखकर वर्षा घबराते हुए देव को देखने लगी। तो देव वर्षा को देखकर बोला, दवाई तुम ही लगाओगी, मैडम। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वर्षा ने देव को घूर कर देखा और फिर गुस्से से बोलो, क्यों तुम्हारे बाप की, मेरा मतलब है तुम्हारी नौकर हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर देव की दोनों आईब्रो चढ़ गई। फिर देव वर्षा के ऊपर झुकता हुए बोला, अगर तुमने मेरी कमर पर दवाई नहीं लगाई तो मैं तुम्हें जरूर दवाई लगाने के लिए मजबूर कर दूंगा और मेरे तरीके बड़े वाइल्ड होते हैं तो सोच लो। ये सुनकर वर्षा देव को घूरने लगी। तो देव ने वर्षा की आंखों में देखते हुए अपनी शर्ट को उतार कर वही साइड में फेंक दिया। ये देखकर वर्षा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ किया और अपने हाथों की मुठ्ठियां बना ली। वहीं वर्षा की इस हरकत पर देव स्मर्क करते हुए बोला, कप के करीब आओ, दवाई लगाओ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वर्षा देव को घूर कर बोली, तो पूरा नंगा होने के लिए किसने कहा था। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर देव ने खुद को गौर से देखा। फिर वर्षा को देखकर बोला, अभी भी मेरे बॉडी पर पजामा है। वैसे क्या तुम मुझे बिना कपड़ों को देखना चाहती हो? अगर हाँ तो तुम मुझे बता सकती हो, आई कैन डू दैट फॉर यू। ये सुनकर वर्षा का मुंह खुला का खुला रह गया। फिर वर्षा ने गहरी सांस ली और बोली, देखिए आप खुद दवाई लगा लीजिए, मुझे जाने दे। उद्धरण चिन्ह। तभी देव देवल तरीके से मुस्कुराकर बोला, तो ठीक है, पहले हम कुछ वाइल्ड रोमांस करते हैं, उसके बाद दवाई लगाएंगे। मैं तुम्हारे होठों पर दवाई लगाऊंगा और तुम मेरी कमर पर लगा देना। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वर्षा अपनी जगह जम ही गई। फिर वर्षा देव को देखकर बोली, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उद्धरण चिन्ह। वर्षा की बात सुनकर देव स्मर्क करने लगा, जिसका साफ मतलब था कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो वैसा जरूर करेगा। ये देखकर वर्षा डर गई। फिर वर्षा देव को घूरकर बोली, ठीक है, सो जाएं।
उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर देव बेड पर उल्टा लेट गया। ये देखकर वर्षा ने गहरी सांस ली और फिर बोली, दवाई कहाँ है? देव ने अपनी एक ड्रॉर की तरफ इशारा किया और बोला, वहां पर है एक छोटा सा बॉक्स, उसमें होंगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वर्षा उधर गई और दवाएं लेकर देव के पास आकर बैठ गई। फिर वर्षा ने गहरी सांस ली और दवाई कई डब्बी खोली और उसमें से दवाई निकाली और अपने हाथों पर लगाकर उसे देव की पीठ पर लगाने लगी। पर वर्षा के हाथ देव की कमर के एकदम करीब जाकर रुक चुके थे। उसे देव को इस तरह छूने में हिचकिचाहट हो रही थी। तभी देव अपनी गहरी आवाज में बोला, लगा रही हो या नहीं? या मैं शुरू हो जाऊं? वही वर्षा कई अगली हरकत महसूस कर देव अपने होठों पर बाइट करके बोला, उफ, ये क्या कर दिया? एपिसोड 314, डू स्लोली, आह। देव अपनी गहरी आवाज में बोला, लगा रही हो या नहीं? या मैं शुरू हो जाऊं? वही वर्षा कई अगली हरकत महसूस कर देव अपने होठों पर बाइट करके बोला, उफ, ये क्या कर दिया? अब आगे। देव आंखें बंद करके वर्षा के हाथों के छुअन को महसूस कर रहा था। तभी देव आहें भरते हुए बोला, उफ, वर्षा वाओ, यार क्या मजा आ रहा है। आह, आराम से करो यार, डू स्लोली, उफ, आह। उद्धरण चिन्ह। देव की ऐसी आवाजें सुनकर वर्षा के चलते हुए हाथ रुक गए। वो हैरानी से देव को देखने लगी। तो देव और जोर से चिल्लाते हुए बोला, आह वर्षा ऐसे मत करो यार, मैं, उफ वर्षा, आह यार। तभी वर्षा धीमे से पर गुस्से से बोली, ये तुम कैसी आवाजें निकाल रहे हो, पागल तो नहीं हो रहे हो? कोई अगर हमें सुनेगा तो क्या सोचेगा? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर देव देवल स्माइल करते हुए वर्षा की तरफ मुड़ा। ये देखकर वर्षा गुस्से से उसे घूरने लगी। तो देव स्मर्क करते हुए बोला, तो कपकेक अच्छे से मसाज करो वरना, आह वर्षा, उफ आज तो जन्नत ही मिल गई, उफ वर्षा। उद्धरण चिन्ह। तभी वर्षा गुस्से से बोली, समझ गई अब मुंह बंद करो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर देव ने स्मर्क करते हुए अपना चेहरा आगे की तरफ कर लिया। वर्षा गुस्से से खुद से बोली, पता नहीं किस जन्म में मैंने कौन से पाप किए थे, जो इस जन्म में इससे पाला पड़ गया। पहले तो सुबह उठकर उस शिवांगी को नहीं छोड़ेगी। उसकी वजह से मुझे आधी रात में यहाँ पर इसकी कमर को दबाना पड़ रहा है। कहाँ मैं आराम से सोने वाली थी और कहाँ ये। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वर्षा गुस्से से देव की कमर को दबाने लगी। वही अपने पीठ के ऊपर कोमल हाथों की जगह सख्त हाथों को महसूस कर देव ने झटके से अपनी आंखें खोली और अपना चेहरा मोड़कर वर्षा को देखने लगा, जो गुस्से से खुद में ही बड़बड़ाए जा रही थी, साथ में उसकी कमर को दबाए जा रही थी। ये देखकर देव वर्षा को घूरकर देखने लगा। तभी देव अपनी सर्द आवाज में बोला, कपकेक तुम मेरी होने वाली भाभी के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोलोगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वर्षा ने देव को घूर कर देखा। फिर गुस्से से खड़ी होकर बोली, क्यों ना बोलूं उस शिवांगी को कुछ। उसी की वजह से तुम दोनों हमारे पीछे पड़े हुए हो। कितने आराम से मैं अपनी जिंदगी जी रही थी। पता नहीं कॉलेज में किस घड़ी से मैं तुमसे मिली थी और यह सब शुरू हो गया। अगर मेरे मम्मी पापा को पता लगा ना इन सब चीजों बारे में तो वह तो मेरा कीमा ही बना देंगे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर देव वर्षा को घूरने लगा। तो वर्षा भी देव को घूरने लगा। दूसरे ही पल देव ने वर्षा को कमर से पकड़कर अपने ऊपर खींच लिया। ये देखकर वर्षा हड़बड़ाते हुए देव को देखने लगी। तो देव वर्षा के चेहरे पर आए हुए बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, कोई तुम्हें कुछ नहीं कर सकता समझी, और अपनी लाइफ को एंजॉय करो समझी। ये टाइम बार बार नहीं आते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वर्षा देव को घूरते हुए बोली, हाँ स्टूपिड, रोमांस करके एंजॉय करूं क्यों? ये सुनकर देव ने वर्षा को पलट दिया और उसके ऊपर झुकता हुआ बोला, स्टूपिड रोमांस नहीं, उसे रोमांस कहते हैं, और वैसे भी जब तुम्हें मुझसे प्यार होगा तो तुम्हें यही चीजें सबसे अच्छी लगेंगी। वही चीजें तुम्हें सुकून पहुंचाएंगी। तुम मुझसे कहा करोगी, प्लीज देव मेरे करीब आओ। उफ प्लीज ऐसे मत करो। ये सुनकर वर्षा मुंह खोले देव को देखने लगी। तो देव देवल तरीके से मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा।
तभी देव की नजर वर्षा के होठों पर चली गई। देव ने अपना अंगूठा वर्षा के होठों पर रखा और उन्हें मसलते हुए बोला, हो तो तुम बेहद कातिलाना जो देव कश्यप को खुद की मोहब्बत में डुबो दिया। पर मैं भी इतना बता दूं कि देव कश्यप को हैंडल करना इतना भी आसान नहीं होगा। खुद को थोड़ा स्ट्रांग बनाओ, क्योंकि मैं बहुत जुनूनी हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वर्षा देव से छूटती हुई बोली, मैं तुम्हें क्यों झेलूंगी, झेलेगी तुम्हारी बीवी, अब मुझे छोड़ो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर देव वर्षा पर अपनी पकड़ कसते हुई गहरी आवाज में बोला, मेरी बीवी तो तुम ही बनोगी। एक बार बीवी तो बनो, उसके बाद देखो कैसे खुद की मोहब्बत डुबोगा। तुम्हें नहीं पता, पर मैं सपनों में तुम्हारे साथ न जाने क्या क्या कितनी बार कर चुका हूँ। जी तो कर रहा है कि अभी तुम्हें खुद में शामिल कर लूं, बुरी तरह तुमसे लिपट जाऊं। पर क्या करूं, जानता हूं तुम अभी इन सब के लिए तैयार नहीं हो। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर देव मदहोशी से वर्षा को देखने लगा। वही देव की ऐसी बातें सुनकर वर्षा मुंह खोले देव को देखने लगी। देव वर्षा की आंखों में देखकर मदहोशी से बोला, तुम्हें नहीं पता, पर तुम्हारे छूने भर से मैं बेचैन हो जाता हूँ। अपने आप से कंट्रोल खोने लगता हूँ। देव की ऐसी बातें सुनकर वर्षा की आंखें फटी की फटी रह गई। वो डरते हुए देव को देखने लगी। तो वही देव मदहोशी से वर्षा के होठों को देखने लगा। फिर देव वर्षा के होठों की तरफ झुकने लगा। ये देखकर वर्षा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और कहते हुए बोली, प्लीज देव ऐसा कुछ मत कीजिए। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर देव कातिल तरीके से मुस्कुरा दिया। फिर देव ने वर्षा की चीन को प्यार से को पकड़ा और वर्षा के चेहरे को अपनी तरफ करके बोला, मेरी बात कान खोल कर सुनो कपकेक, तुम्हारे होंठ, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी नाक, तुम्हारी रूह, तुम्हारा जिस्म सब कुछ मेरा है। तो मैं जब चाहूँ इन्हें अपने आगोश में ले सकता हूँ, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो और मैं सिर्फ तुम्हारा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वर्षा ने अपने गले को तर किया और धीमे से बोली, मैं सब समझ रही हूँ, पर प्लीज अभी दूर हटे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर देव वर्षा को देखकर बोला, एक तो तुम घबराती बहुत हो यार, ऐसी घबराने से थोड़ी काम बनता है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वर्षा अपने मन में बोली, हाँ तुम जैसी बेशर्म बन जाओ, तुम्हारा बस चले तो तुम शादी के पहले ही मुझे। तभी वर्षा खुद ही चुप हो गई। तभी देव स्मर्क करते हुए बोला, सही कहा तुमने, मेरा बस चले तो मैं शादी से पहले ही तुम्हें दबोच लूं। पर क्या करूं, मेरी मॉम की वजह से रुका हुआ हूं। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी मॉम मुझे छोड़ेंगे नहीं और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वर्षा देव की आंखों में देखकर बोली, जिस तरह तुम अपनी मॉम से प्यार करते हो, उसी तरह मैं भी अपने माँ बाप से प्यार करती हूँ और मैं उनका सिर झुकाना नहीं चाहती हूँ। वही वर्षा की अगली बात सुन के देव वर्षा को घूर कर देखने लगा। एपिसोड 315 उफ, बड़ी खतरनाक लड़की मिली है मुझे, लाइव रोमांस। वर्षा देव की आंखों में देखकर बोली, जिस तरह तुम अपनी मॉम से प्यार करते हो, उसी तरह मैं भी अपने माँ बाप से प्यार करती हूँ और मैं उनका सिर झुकाना नहीं चाहती हूँ। वही वर्षा की अगली बात सुन के देव वर्षा को घूर कर देखने लगा। अब आगे। वर्षा देव की आंखों में देखकर बोली, तो इसलिए आप मुझसे दूर रहे। ये सुनकर देव वर्षा को घूर कर देखने लगा। फिर देव वर्षा के कान के पास झुककर सर्द आवाज में बोला, कपकेक क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता, तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वर्षा कहते हुए बोली, सब पता है मुझे कि आप एक माफिया हो और किसी को भी जान से मार सकते हो। ये सुनकर देव वर्षा के कान के पास झुका और उसे अपने होठों से छूकर बोला, फिर भी डर नहीं लगता। उद्धरण चिन्ह। देव की छुअन अपने कानों पर महसूस कर वर्षा से हंसते हुए बोली, अगर एक तरफ माँ बाप की इज्जत को डुबोना हो और दूसरे जगह जान देना हो तो मैं मरना पसंद करूंगी, क्योंकि अगर मैंने कुछ भी किया तो उसका दोष लोग मेरे माँ बाप को ही देंगे। उद्धरण चिन्ह। वर्षा की ऐसी बात सुनकर देव के होठों पर जुनून भरी मुस्कान आ गई। देव वर्षा के गालों पर अपने होंठ चलाते हुए गहरी आवाज में बोला, उफ, बड़ी खतरनाक लड़की मिली है मुझे, जो मरने से ही नहीं डरती है। उद्धरण चिन्ह।
यहाँ सुनकर वर्षा हैरानी से देव को देखने लगी। तो देव वर्षा की आंखों में देखकर बोला, अच्छी बात है, अपनी मम्मी पापा का कहना मानना चाहिए। पर डोंट वरी, तुम्हें मेरे अलावा कोई हैंडल नहीं कर सकता और तुम्हें अपने घर लेकर आऊंगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वर्षा हैरानी से देव को देखने लगी। वही इतना कहकर देव ने अपना चेहरा वर्षा की गर्दन में छुपा लिया और गहरी आवाज में बोला, सो जाओ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वर्षा होश में आई और देव की बाहों में झटपटाती हुई बोली, मैं ऐसे नहीं सो सकती, तुम दूर हटो। मैं अपने कमरे में जाकर सो जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर देव सर्द आवाज में बोला, कमरे में जाकर क्या देखोगी, लाइव रोमांस। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वर्षा कंफ्यूज होकर देव को देखने लगी। तो देव वर्षा की आंखों में देखकर बोला, शिवांग इस समय भाभी के साथ होंगे। तुम्हें पता ही है कि शिवांग कितना जुनूनी है और अगर तुमने वहां जाकर उनके रोमांटिक पलों को डिस्टर्ब किया तो मैं नहीं जानता वह तुम्हारे साथ क्या करेंगे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वर्षा पूरी तरह डर गई। फिर वर्षा बोली, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी वहां पर। मैं ऐसा करती हूँ, मैं दूसरे कमरे में चली जाती हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर देव वर्षा को घूरते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, यही सो जाओ तुम और हाँ ज्यादा हिलो मत, वरना मुझसे कंट्रोल छूट जाएगा। वैसे ही तुम्हें अपने इतने पास देखकर बेकाबू हो रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वर्षा ने हैरानी से देव को देखा, फिर चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली। ये देखकर देव कातिल तरीके से मुस्कुरा दिया और वर्षा को खुद में भिजते हुए सो गया। वहीं दूसरी तरफ शिवांग आराम से बेड पर बैठा हुआ था और शिवांगी उसके सामने खड़ी हुई थी। तभी शिवांग शिवांगी को घूर कर बोला, बेबी डॉल, अब मैं तुम्हें क्या इनविटेशन दूं, कहा ना इधर आओ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी डरते हुए शिवांग के पास आ गई। तभी शिवांग शिवांगी को देखकर बोला, वह क्या है ना कि मुझे आइसक्रीम खानी है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी का दिल धक धक करने लगा। जब भी शिवांग कोई खाने की चीज मांगता था तो उसके खाने का तरीका सबसे खतरनाक होता था, जो शिवांगी को खुद में ही सिमटने पर मजबूर कर देता था। तभी शिवांगी फटाफट शिवांग के पास आई और वही साइड में पड़े हुए आइसक्रीम के बोल को अपने हाथों में लेकर बोली, मैं खिलाती हूँ ना अपने हाथों से। उद्धरण चिन्ह। शिवांगी की हरकत को देखकर शिवांग स्मर्क करते हुए बोला, ओह बेबी डॉल, ऐसा क्या हो गया जो तुम खुद अपने हाथों से मुझे आइसक्रीम खिलाना चाहती हो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी अपने मन में बोली, मुझे अच्छे से पता है इनके दिमाग में कुछ देवलगिरी ही चल रही होगी, इतनी आसानी से मुझे नहीं छोड़ सकते। एक नंबर के सनकी टाइप इंसान है, पता नहीं दिमाग में कौन सी खुराफात चल रही होंगी। इससे अच्छा है कि मैं अपने हाथों से इन्हें खिला दूं, वरना पता नहीं किस तरीके से खाने लगेंगे। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर शिवांगी खुद के ही ख्यालों में खो गई। तो वही शिवांगी की हालात देखकर शिवांश स्मर्क करते हुए खुद से बोला, ओ माय बेबी डॉल, तुम कितनी चालाक बनने की कोशिश कर रही हो, पर मेरे सामने ये सारी चालाकियां बेकार है। इतना कहकर शिवांग शिवांगी को देखकर बोला, बेबी डॉल, अब करीब भी आओ या वहीं पर खड़ी होकर खिलाओगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी फटाफट शिवांगी पास आकर बैठ गई और आइसक्रीम का चम्मच उठाकर शिवांग को आइसक्रीम खिलाने लगी। ये देखकर शिवांग देवल तरीके से मुस्कुराते हुए शिवांगी को देखने लगा। ये देखकर शिवांगी की जान ही सूख गई। फिर शिवांगी धीमे से बोली, आप अपने होंठ तो खोलें। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांग देवल तरीके से मुस्कुराते हुए बोला, क्यों। शिवांगी कंफ्यूज होकर शिवांग को देखने लगी। तो शिवांग शिवांगी की आंखों में देखकर बोला, तुम्हें पता है, मुझे आइसक्रीम से भी ज्यादा मीठा खाने का मन कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। शिवांगी हैरान होकर बोली, अब इतनी रात को मैं मीठा कहाँ से लाऊंगी, यही है खाना है, खाओ वरना। इतना कहते हुए शिवांगी बीच में ही चुप कर गई, क्योंकि शिवांग उसे बुरी तरह घूर रहा था। ये देखकर शिवांगी गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है, मैं कुछ देखती हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर शिवांगी वहां से जाने लगी।
तभी शिवांग खड़ा हुआ और शिवांगी को कमर से पकड़कर वही कमरे में लगे एक टेबल पर बैठा दिया। शिवांग की हरकत देखकर शिवांगी हैरानी से शिवांग को देखने लगी। तभी शिवांग शिवांगी के एकदम करीब हो गया, इतना कि दोनों में दूरियां बस नाम मात्र की थी। वही शिवांग की अगली हरकत देखकर शिवांगी सिहर उठी। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।